प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये ख़ास तौर पे मुराद अली शाह जो हैं अंदर कोई बात मान के आते हैं, बाहर जाके कोई और बात कर देते हैं। फिर वो इतने भरम हैं कि उन्होंने कराची में बैठ के ये पहले कहा कि मैं स्टेक होल्डर से मिलने आया हूँ, और उन्होंने वज़ीर आला सिंध जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनको ऑडियंस ही नहीं दिया, उनको मिलने से इनकार कर दिया उन्होंने। तीसरे उन्होंने फरमाया कि ये 18वीं तरमीम ने, यानी वाज़ेह इशारा उनका मुराद अली शाह साहब की तरफ था कि वो डिक्टेटर बन गए हैं जो CM जो हैं। तो ये थोड़ा सा मिसप्लेस्ड क्रिटिसिज्म नहीं है? मेरे ख्याल में तो मिसप्लेस्ड है ये, उससे उल्टी बात हो रही है। आपको याद होगा बड़ी अच्छी तरह 1988 में जब मोहतरमा बेनज़ीर शहीद बनी वज़ीर आज़म, बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी जी, वज़ीर आज़म जब बनी और आप से मुलाकात बड़ी रहती थी, दोस्ती हमारी उससे बहुत पुरानी है, और मैं वज़ीर दाखिला हुआ, वज़ीर कानून बना, तो नवाज़ शरीफ साहब जो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, हमने कई दफ़ा मैंने डिस्कस भी किया इसको, अब आपस में, कोई उनके ख़िलाफ़ साजिश के तौर पे नहीं, पर आपस में हमें हैरत होती थी कि वो ऐलान करके एलानिया वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करने नहीं जाते थे एयरपोर्ट पे, और इसका पहले ऐलान कर दिया जाता था कि वज़ीर आला नहीं जाएंगे। तो ये तो हमें उस वक्त भी बुरी बात लगती थी, उस वक्त वज़ीर आला कर रहे होते थे। इस वक्त वज़ीर आज़म अगर करते हैं तो कोई अच्छी बात नहीं है। कराची जाके उनको चाहिए था सबसे पहले मिलना मुराद अली शाह को, और आपको ये भी याद होगा कि जब नवाज शरीफ आने के तैयार ही नहीं थे बीबी को के इस्तकबाल के लिए तक, तो हमने फिर ये सोचा कि हम वही हाथ बढ़ाते हैं दोस्ती के लिए, तो हम ही हाथ बढ़ा देते हैं। और हमने फिर ये तय किया कि बीबी जाएंगी, और बीबी जहांगीर बदर साहब जो लाहौर की नुमाइंदगी और पंजाब की ज़्यादा करते थे, उनको लेके मरहूम जहांगीर बदर साहब को मियाँ नवाज शरीफ के घर 25 दिसंबर 1988 को गई बतौर वज़ीर आज़म मुबारकबाद देने उनकी सालगिरह की। तो हमने कोई और कुछ गिफ्ट्स भी साथ ले गई, हमने ये किया, लेकिन वो नवाज शॉल का तोहफा दिया था उन्होंने, शॉल का तो बिल्कुल शॉल का तोहफा दिया था। उसके बाद आपको याद होगा कि एक डिनर था जिसपे आप इकट्ठे थे, वो उधर से होके आई थी और बड़ी खुश थी कि मैंने आज पहला उठा लिया है और दोस्ती होगी, हम किसी से झगड़ा नहीं चाहते। आपसे भी बात करती रही इस बारे में। तो लेकिन नवाज शरीफ साहब अपनी जगह बज़िद रहे। वो इस अगली मर्तबा इस्लामाबाद आए तो सीधे प्रेसिडेंसी से निकल के सीधे असलम बेग साहब, जनरल असलम बेग साहब के घर, और वहाँ से हमने सोचा कि शायद वज़ीर आज़म की तरफ आ जाए, क्योंकि पिंडी में उस वक्त था क़याम वज़ीर आज़म का और रिहाइश वज़ीर आज़म की वहाँ थी। तो हमने सोचते रहे कि शायद इस्लामाबाद पहले गए, फिर पिंडी ये पता था कि असलम बेग साहब के कॉल करने जा रहे हैं, फिर आएंगे, इतला आ जाएगी, पर हम देखते रहे और वो GT रोड पे चढ़े और सीधे लाहौर आ गए। और एक दफ़ा नहीं 2-3 मरतबा उन्होंने यही किया। मरी चले गए, मरी से आए, प्रेसिडेंसी गए, प्रेसिडेंट साहब से मिले और लाहौर चले आए। अच्छा, तो जी सही चौधरी साहब, लेकिन इसका उनको इसका खुमियाजा भी तो भुगतना पड़ा ना चौधरी साहब। बिल आखिर उनको अपनी हुकूमत से हाथ धोना पड़ा जब वो वज़ीर आज़म बने और ग़ुलाम इसाक़ ने उनको फारिग कर दिया, और एक बाद अज़ाब भी वो फारिग हुए। तो ये कोई अच्छी रवायत तो नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि ये हम COD के बाद और काफ़ी इन चीज़ों से आगे आ चुके हुए थे। तो अब ये पीछे की तरफ जो कदम है, मसलन 18वीं तरमीम है, ये कंसेंसस से भी बदल जा सकती है, कुछ सहीफ़ा आसमानी तो नहीं है। इसी तरह NFC अवार्ड है, वो कहते हैं गरीब कर दिया है वफाक को, लेकिन शायद वो ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान एक पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने जो 18वीं तरमीम और इसके ज़रिए इसको दोबारा इसकी वफाकियत को और इसके कौसाई प्रेसिडेंशियल सिस्टम को
रोल बैक किया था। तो अब उसको दोबारा उस तरफ ले जाना जो है ये तो बहुत महंगा सौदा होगा। और ये कोई ज़कात नहीं है जो सूबों को दी जाती है, ये तो सूबों का हक है जो NFC अवार्ड के तहत उनको मिलता है। जी बिल्कुल आरिफ साहब, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं कालाबाग डैम के हक में हूँ। मैं ये समझता हूँ कि कालाबाग डैम उस वक्त नहीं बन सकता जब तक चारों भाई जिनका पानी है वो इस पे राज़ी ना हो। ये एक इतने छोटे से खाल पे एक भाई अपनी बारी से आधा घंटा पहले नक्का लगा के और बड़े भाई का या छोटे भाई का पानी जाता हुआ रोक के अपनी खेती पे लगा ले तो वहीं कत्ल हो जाते हैं। तो ये तो दरिया बह रहा है और चारों भाइयों का पानी है, चारों सूबों का पानी है। सो गो हरचंद में कालाबाग डैम के हक में हूँ। मैं ये नहीं समझता कि ये बन सकता है। इसी तरह हरचंद में 18वीं तरमीम के खिलाफ ही क्यों ना हूँ, अगर मैं हूँ तो मैं खिलाफ ही क्यों ना हूँ। पर ये 18वीं तरमीम भी अब एक कंसेंसस से बनी है, वैसा कंसेंसस आप पैदा करने की कोशिश करें, बेशक कोशिश करें। कोई जिस तरह आपने कहा है कुरानी या आसमानी सहीफा तो नहीं है। हम जैसे गुनाहगार लोगों ने ही वोट किए हुए इस पे और बनाया हुआ है इसको। तो आप ज़रूर इसकी बेशक इसके खिलाफ राय को हमवार करने की कोशिश करें, पर इसके होते हुए ये जिद तो ना लगा लें सूबों के साथ और इनफरादी तौर पे सियासतदानों के खिलाफ। मिसाल के तौर पे मुराद अली शाह, कि आप मुराद अली शाह को टारगेट ही कर लें। मुराद अली शाह मैं समझता हूँ कि मुझे तो बड़ा सच्ची बात है, वो मेरी पार्टी से है, वो ये भी बात होगी, पर मुझे तो बड़ा शाइस्ता किस्म का शख्स लगता है। जी। शाइस्ता मिजाज है, शीरी गुफ्तार है, कोई बात जो करता है दलील से करता है। मैंने उससे कुछ लेना नहीं, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुछ उसको देना नहीं, पर मैं समझता हूँ कि वो आप चीफ मिनिस्टर्स जो देखें, और मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, सारे चीफ मिनिस्टर्स बहुत अच्छे हैं, पर उनमें मेरे ख्याल में तो मुराद अली शाह स्टैंड आउट। जी ठीक है। काजी फ़ायद ईसा के जो रेफरेंस है ये तो कलअदम करार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन साथ ही ये पख लगा दी है कि जी वो एक ख़ास मखसूस मुद्दत 60 दिन के अंदर FBI इसकी तहकीक करके रिपोर्ट दे। तो ये आप इस फैसले को किस तरह देखते हैं? पहले तो इस पर बड़ी मिठाइयाँ बांटी गई और आप हमारी बार एसोसिएशन और बार काउंसिल और आमिद खान जैसे वकीलों ने बड़ा इसको सराहा, लेकिन बाद ये भी फैसला किया गया कि इस पर रिव्यू पिटीशन डाली जाए। ये कोई दूध में मेंगनियाँ डाल दी गई हैं। तो आपकी अपनी क्या है इस बारे में? क्योंकि आप तो माशाल्लाह ये जस्टिस इफ्तिखार वाला जो रेफरेंस है वो आप डिफेंड भी कर चुके हैं, आपको मालूम है, तो इस वाले से कुछ रोशनी डालें थोड़ी सी। इसमें बात अगर पहले तो फैसले को अगर देख लेना, तो फैसले में जो बात इन्होंने बुनियादी तौर पे की है वो कहा है कि जो रेफरेंस सदर अलवी ने दायर की थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो कलअदम है, और जो शो कॉज नोटिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जारी किया था काजी फ़ायद ईसा साहब को, वो भी कलअदम है। फिर उन्होंने दूसरी बात ये की है कि FBI के पास जाएगा मामला, FBI इस पे तहकीक करेगा, उसकी उन्होंने को मियाद 60 दिन लगा दी है, और फिर ख़ास मियाद के अंदर वो तहकीक के बाद चेयरमैन FBI वो फैसला कर वो इस पर अपनी राय देगा, और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जाएगी। पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बहसीयत चेयरमैन ये जो कमेटी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जाएगा। तो वाया वो इधर से उसको बंद करके, रास्ता बंद करके ऊपर से ले जाके फिर उधर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ही भेज दिया, ले गए हैं मामले को। जो जिस बात पे मेरा ख्याल है, आपने नाम लिया हामिद खान साहब का, हामिद खान और दीगर वकला,
वो बड़े मुतमईन हो गए होंगे, वो उसका पैराग्राफ 1 है कि फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड द रेफरेंस इज सेट असाइड एंड द शो कॉज नोटिस इज सेट असाइड। लेकिन मैंने तो पहले ही देखते ही ये कह दिया था कि 2-3 चीज़ें इसके बारे में वाज़ेह होनी चाहिए। पहली तो मैं एक चीज़ को मैं समझता हूँ कि ये ऐसा मुकदमा नहीं है जिसमें सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इख्तियारात को खुद ले या उनको तलफ कर दे कि वो ख़त्म हो गए और रेफरेंस कोई डिक्लेयर कर दे, करार दे बिल्कुल बदनीयती पर मबनी और गलत, और ये वो केस नहीं है।